Very good morning. This is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching, and today here I am to discuss law conceptually of Indian Evidence Act. In this video, I will discuss the principle of relevancy and admissibility, which is very important to understand the roots of the Indian Evidence Act, to understand the concept of Indian Evidence Act, and it is mostly asked in many exams also. So let's start video. For relevancy, we have to look into the section 6 till section 55, and for principle of admissibility, we have to look into section 5, section 136 and section 165 proviso of Indian Evidence Act. So let's start with relevancy. Relevancy, what is the meaning of relevancy here? First I will make you understand कि relevancy का meaning क्या होता है. Relevancy का meaning होता है connection. Connection between what? Between facts. अब देखिए फैक्ट्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फैक्ट्स अलग होते हैं, एविडेंस अलग होते हैं. दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए हम एविडेंस देते हैं, ठीक है. तो अभी ये फैक्ट्स क्या होते हैं. फैक्ट्स की डेफिनेशन हमें सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट में दी हुई है, और जिसके अकॉर्डिंग एनीथिंग which can be perceived through our senses is a fact. For an example, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं मेरी वीडियो इस टाइम पर, तो ये क्या है? दिस इज़ अ फिजिकल फैक्ट. कहीं से अचानक से कोई आवाज़ आती है, दिस इज़ अ फिजिकल फैक्ट. या मुझे स्मेल बहुत अचानक से गंदी आती है, या बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, दिस इज़ अ फिजिकल फैक्ट, ठीक है. फैक्ट फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं. मेंटल फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स जिसके लिए हम कॉन्शियस हैं अभी के टाइम पर, करेंटली जिस चीज़ के लिए हम कॉन्शियस हैं. फैक्ट्स विच आर इन आर सबकॉन्शियस, वो फैक्ट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी पर कोई एक मार्क है, वो चोट कैसे लगी है आपको नहीं पता, अभी याद नहीं है, पर अगर आपकी मम्मी याद दिलाएं, वो इंसिडेंट डिस्कस करें तो आपको याद आ जाएगा. ये आपका कहाँ है? सबकॉन्शियस में. कॉन्शियस के अगर वो बॉडी मार्क आपको पता है कि वो चोट आपको कैसे लगी थी आज भी, तो वो क्या हुआ? आप उस चीज़ के लिए आप क्या हैं? कॉन्शियस हैं. तो वो एक मेंटल फैक्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट. तो रेलेवेंसी क्या होती है? रेलेवेंसी का मीनिंग होता है कनेक्शन. कनेक्शन बिटवीन व्हाट? फैक्ट्स. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है? ए किल्ड बी एंड ए हैड इंटेंशन टू किल बी. ये केस है. ए ने बी को मारा या नहीं मारा. अब इसके क्या हो सकते हैं? या तो डायरेक्ट एविडेंसेस हैं. लेट्स सपोज आई विटनेस है हमारे पास जिसने देखा है, एक वीडियो कैप्चर हो चुकी है जिसमें दिखाई दे रहा है, या सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिखाई दे रहा है कि उस ए ने बी को मारा है. या तो हमारे पास ये डायरेक्ट एविडेंसेस है. कई बार डायरेक्ट एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का यूज़ करते हैं. अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मीन्स मतलब फैक्ट्स मीन फैक्ट. जैसे मान लीजिए कि देयर लेट्स सपोज ए ने 2 दिन पहले बी को थ्रेट किया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. लेट्स सपोज वहाँ पे इनके बीच में 2 साल से किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था. जब उसने थ्रेटनिंग दिया, उसके बाद ए ने कुछ पिस्टल खरीदी, एंड बी की बॉडी से जो बुलेट निकली है वो वही बुलेट है जो ए के पास पिस्टल पुलिस वालों को मिली है. अब ये क्या है? दीज आर दी फैक्ट्स. ये फैक्ट्स हैं. अगर हम इन फैक्ट्स को एक साथ जोड़ दें, तो क्या ये एक साथ जोड़ के हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये ए ने ही बी को जान से मारा है? लेकिन ये फैक्ट अकेले अगर हम देखें, तो मियर फैक्ट ए ने बी को थ्रेट किया, ये अपने आप में नहीं प्रूव करेगा कि ए ने ही बी को मारा है. जब हम इन सबको जोड़ देते हैं, 1 फैक्ट 2 3 4, जब हम इन सब को जोड़ रहे हैं, ठीक है, हम जोड़ क्यों रहे हैं? हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में कुछ कनेक्शन है. तो वो जो कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को क्या कहते हैं? रेलेवेंसी कहते हैं, ठीक है. कनेक्शन को क्या कहते हैं? रेलेवेंसी कहते हैं. जो ये फैक्ट है ये कहलाएंगे रेलेवेंट फैक्ट, और इनके बीच में जो कनेक्शन है वो क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड रेलेवेंसी, ठीक है. फैक्ट्स कहलाएंगे रेलेवेंट फैक्ट, कनेक्शन क्या कहलाएगा? रेलेवेंसी कहलाएगा. क्लियर?
अब जो रेलेवेंसी है ये दो तरीके की होती है। रेलेवेंसी जो है वो दो तरीके की होती है, एक लॉजिकल रेलेवेंसी होती है, एक होती है हमारी लीगल रेलेवेंसी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस तरीके की रेलेवेंसी में डील करता है और इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो पहले लॉजिकल रेलेवेंसी की बात करते हैं। हमने जो इन फैक्ट्स के बीच में कनेक्शन बैठाया, ये क्या है? इज इट नॉट लॉजिकल? कनेक्टेड ही है ना। इनके बीच में 2 साल से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, फिर ए ने थ्रेटनिंग दिया, ठीक है, उसके बाद उसने पिस्टल खरीदी, विक्टिम की बॉडी से वही बुलेट मिलती है जो ए की पिस्टल है, ये दोनों मैच कर रही हैं, ठीक है, या फिर ए की बॉडी पर इसका विक्टिम का ब्लड स्टेन भी है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? हमने एक लॉजिक के बेस पर कनेक्शन बैठाया, राइट। तो इसको कहते हैं लॉजिकल रेलेवेंसी, ठीक है, जो लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउ व्हाट आर लीगल रेलेवेंसी? लीगल रेलेवेंसीज आर जो हमें एविडेंस एक्ट में दी हुई हैं। लीगल है दैट मीन्स कि वो लॉ में दी हुई है। तो जो कनेक्शंस हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए हुए हैं, तो वो कनेक्शन क्या कहलाएंगे? लीगल रेलेवेंसीज कहलाएंगे। कनेक्शन मीन्स रेलेवेंसी। तो क्योंकि वो एज पर दी इंडियन एविडेंस एक्ट कनेक्टेड है, तो वो क्या हुए? लीगल रेलेवेंसी। ऐसी रेलेवेंसीज आपको कहाँ मिलेंगी? सेक्शन 6 से सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेंगी। मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ठीक है, similar occurrence. There are so many type of relevancies which are given in Indian Evidence Act. तो हमारा एविडेंस एक्ट जो है वो किस में डील करता है? सिर्फ और सिर्फ लीगल रेलेवेंसी में डील करता है, लॉजिकल में नहीं करता है। इस विद दिस वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट all legal relevant facts are logical, but all logical relevant facts are not legal। क्योंकि हो सकता है कि कोई एक लॉजिक की वजह से कनेक्शन तो बैठ रहा है, लेकिन वो एविडेंस एक्ट में नहीं दिया हुआ है, और खाली कोई फैक्ट लॉजिक के बेस पर कनेक्टेड है तो वो एविडेंस एक्ट इंक्लूड नहीं करता है। वो सिर्फ उन्हीं रेलेवेंसीज को इंक्लूड करता है जो सेक्शन 6 से 55 में दी हुई हैं। और जो लीगल है वो तो ऑब्वियसली किसी ना किसी लॉजिक के बेस पर ही है, ठीक है, क्योंकि वो किसी ना किसी लॉजिक की वजह से कनेक्टेड है, इसलिए वो हमें एविडेंस एक्ट में दी हुई हैं। तो ऑल लीगल रेलेवेंट फैक्ट्स आर लॉजिकल, बट ऑल लॉजिकल आर नॉट लीगल रेलेवेंसीज। अब जो कनेक्शंस होते हैं वो आपकी रेलेवेंसीज कहलाती हैं। जो ये फैक्ट हो गए, द फैक्ट ए ने थ्रेटनिंग दिया था, द फैक्ट कि ए को एक मोटिव है क्योंकि वो प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है उनके बीच में, तो मोटिव क्या हो गया? एक फैक्ट हो गया, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या हो गई? रेलेवेंसी हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एडमिसिबिलिटी पर। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि एडमिसिबिलिटी का मीनिंग क्या है। एडमिसिबिलिटी का मीनिंग है टू एडमिट और टू अलाउ। कौन करता है एडमिट, कौन करता है अलाउ? ऑब्वियसली कोर्ट करता है। मतलब कि कोर्ट किन एविडेंसेस को अलाउ करेगा, कोर्ट किन फैक्ट्स को अलाउ करेगा। इसलिए मैंने दो तरीके से बाइफरकेट कर दिए हैं। अगर हम एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात करें तो हमें सेक्शन 5 एंड सेक्शन 136 एविडेंस एक्ट को देखना पड़ेगा। अगर हम एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स की बात करें तो 165 का प्रोवाइजो देखना पड़ेगा, ठीक है। एडमिसिबिलिटी मीन्स टू अलाउ। अलाउ व्हाट? एविडेंस एंड फैक्ट्स। मतलब कि कोर्ट ऐसे कौन से एविडेंसेस अलाउ करेगा, कोर्ट कौन से फैक्ट्स को अलाउ करेगा। सबसे पहले तो इसके बेस पर क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑन व्हाट फैक्ट्स कोर्ट अलाउ एविडेंसेस। एडमिसिबिलिटी का मीनिंग यही है। और फैक्ट्स का मतलब हो गया फैक्ट्स which consider by court to base its judgment।
ठीक है, पहले स्टेज आती है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की, फिर आती है एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स की। आप खुद सोचिए, लेट्स सपोज कि एक ट्रायल स्टार्ट हो चुकी है। ट्रायल में क्या होता है, दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस देती हैं। ट्रायल कभी भी वेग नहीं होती है, आप किसी भी पॉइंट पर आ जाओ और अपने एविडेंसेस दे दो, ऐसा कभी भी कोर्ट में नहीं होता है। कोर्ट सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर एविडेंस लेती है जो उस केस के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कोर्ट किन चीज़ों पर एविडेंस अलाउ करेगी? ओनली ऑन दोज फैक्ट्स विच आर रेलेवेंट। फैक्ट मैंने आपको बता दिया, रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं मैंने आपको अभी समझा दिया, राइट। और एविडेंस सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स या फैक्ट एंड इशू पे ही दिया जाएगा। ये हमें कहाँ दिया हुआ है? ये हमें सेक्शन 5 में दिया हुआ है। अगर आप सेक्शन 5 पढ़ेंगे, उसकी हेडिंग ही यही कहती है कि एविडेंस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स पर दिया जा सकता है जो कि रेलेवेंट फैक्ट हो या फिर फैक्ट एंड इशू हो। ठीक है, किस तरीके से, थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट जो है वो 136 में दे रखा है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि किसी कोर्ट ने, मैंने कोर्ट में कहा कि मुझे अपना आधार कार्ड आपको एज एविडेंस देना है। अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो कोर्ट को पढ़ से समझ में आ रहा है कि ये आधार कार्ड का एज एविडेंस देना रेलेवेंट है इस केस के लिए, या ऐसा हो सकता है कोर्ट को ना समझ में आए कि मेरा आधार कार्ड एज एविडेंस देना कैसे रेलेवेंट है। तो अगर कोर्ट को पढ़ से समझ में आ रहा है कि ये फैक्ट रेलेवेंट है, तब तो कोर्ट उस पर एविडेंस अलाउ कर देता है। अगर कोर्ट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फैक्ट रेलेवेंट है, तो कैसे रेलेवेंट है, तो आप पहले क्या कोर्ट को एक्सप्लेन करोगे दैट हाउ दिस फैक्ट इज रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर केस। इस तरीके का तो जो प्रोसीजर है वो हमें 136 में दे रखा है। ठीक है, तो admissibility of evidence means on what facts court allow evidences, only on those facts which are relevant fact or fact in issue। relevant fact क्या होते हैं मैंने आपको explain कर दिया है। fact in issue means जो main facts हैं, A killed B, A had intention to kill B, अगर हम ये दो facts prove कर दें तो ultimately क्या होगा, accused की liability हमें मिल जाएगी, पार्टीज का राइट हमें मिल जाएगा। तो जो फैक्ट्स राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिटरमाइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फैक्ट इन इशू कहलाते हैं। और आप इन्हीं पर अपने एविडेंसेस दे सकते हैं, इसके अलावा आप किसी और चीज़ पर एविडेंस नहीं दे सकते हैं। ये आपको कहाँ दे रखा है, सेक्शन 5 में दे रखा है। क्लियर? तो अब क्या हुआ, जो ट्रायल हमने स्टार्ट की थी, पार्टीज ने रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इश्यूज पर अपने एविडेंसेस दे दिए हैं। लेट्स सपोज पार्टीज ने, एक पार्टी ने 10 फैक्ट्स दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्ट्स जो थे रेलेवेंट थे और कोर्ट ने उस पर एविडेंसेस अलाउ कर दिए एज पर सेक्शन 5, राइट। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि 10 के 10 फैक्ट्स प्रूव हो जाएं। लेट्स सपोज इसमें से खाली 1 3 6 7 8 9 एंड 10 खाली यही फैक्ट्स जो हैं वो प्रूव हुए, बाकी नहीं हुए। मिसिंग कौन सा है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, यहाँ पे 4 एंड 5 मिसिंग है। ये जो है ये प्रूव नहीं हो पाए, नॉट प्रूव्ड, लेकिन ये प्रूव हो गए। अभी कोर्ट के सामने दोनों पार्टीज के फैक्ट्स के एविडेंसेस आ चुके हैं। अब कोर्ट को अपना क्या देना है, जजमेंट देना है। तो किन फैक्ट्स के बेसिस पर कोर्ट अपना जजमेंट बेस करेगा? अब कोर्ट के सामने क्या है क्वेश्चन, ये है कि ऑन व्हाट फैक्ट्स आई बेस माय जजमेंट्स। मैं कन्विक्शन पे जाऊं या एक्विटल पे जाऊं, तो एक्विटल और कन्विक्शन तक पहुंचने के लिए मुझे कौन से फैक्ट्स को कंसिडर करना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा 165 के प्रोवाइजो में, विच सेज कि कोर्ट विल कंसिडर ओनली दोज फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट है और ड्यूली प्रूव हो चुके हैं। दैट मीन्स जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि 10 फैक्ट्स ये रेलेवेंट थे, ये रेलेवेंट फैक्ट्स है जिस पर कोर्ट ने एविडेंस अलाउ किया। ये फैक्ट्स क्या हुए, ये रेलेवेंट फैक्ट भी है और ये ड्यूली प्रूव भी है। ये रेलेवेंट तो हैं लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाए। दैट मीन्स कोर्ट कौन से फैक्ट पर अपना जजमेंट बेस करेगा, ओनली दीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडमिसिबिलिटी।
कोर्ट कौन से फैक्ट्स को अलाउ करेगा, कोर्ट कौन से एविडेंसेस को अलाउ करेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंसी मतलब कनेक्शन बिटवीन फैक्ट्स, ठीक है। कनेक्शंस हमें कहाँ दे रखे हैं, सेक्शन 6 से 55 में एविडेंस एक्ट में दे रखे हैं। अगर इन कनेक्शंस के अकॉर्डिंग दो फैक्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो कनेक्शन इज रेलेवेंसी, और वो फैक्ट क्या कहलाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। एक टर्म मैंने और यूज यहाँ पे किया, दैट इज फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू मतलब मेन फैक्ट्स जिनको अल्टीमेटली प्रूव करने से या डिसप्रूव करने से पार्टीज की राइट्स और लायबिलिटीज जो होती हैं वो डिटरमाइन हो जाती हैं। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ रेलेवेंसी। अब एडमिसिबिलिटी की बात करें तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस मीन्स ऑन व्हाट फैक्ट्स कोर्ट अलाउ एविडेंस, ठीक है। और एक बार जब कोर्ट सारे एविडेंसेस ले लेता है तो फिर किन फैक्ट्स के बेस पर वो अपना जजमेंट दे, तो वो क्या हो गया, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई मेक श्योर कि मैं आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल एजुकेटिव वीडियोस बनाती रहूं। टेक केयर, बाय बाय।